वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 7 प्रो टिप्स फॉर एवरी बिगिनर आर्टिस्ट। नंबर 1, स्टार्ट विथ सिंपल। 90% आर्टिस्ट डज द सेम मिस्टेक। स्टार्टिंग में ही स्टिल लाइफ को इग्नोर करते हुए पोर्ट्रेट, फिगर्स, इन सब पे चले जाते हैं। ये सबको ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। एंड अट्रैक्टिव लगने से मतलब क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा रिदम्स होते हैं एंड इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती है, तो डिटेल्स देखने के वजह से सबको ऐसा लगता है कि क्यों ना हम एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बन जाएं, क्यों ना हम फिगर्स को बनाएं। बट द थिंग इज़ कि आप लोग देख सकते हैं कि फिगर्स में, पोर्ट्रेट्स में आपको बहुत सारी रैंडम कर्व्स, बहुत सारी रैंडम शेप्स देखने को मिलती है। सो अगर आप एक बिगिनर लेवल पर हैं एंड आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, आपका हैंड फ्लो अच्छा नहीं है, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है एंड आपने बेस पे वर्क नहीं किया, सिंपल से जो प्रोसेस है, जो मेन प्रोसेस है उसको स्टडी नहीं किया है एंड आपको पूरे प्रोसेस का ही नहीं पता, तो इन दैट केस अगर आप जंप करके डायरेक्टली लाइक पोर्ट्रेट पे, फिगर्स पे चले जाते हो या पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स पे चले जाते हो, तो वहाँ पे आपके प्रपोर्शन सही नहीं होते एंड प्रपोर्शंस बिगड़ने की वजह से आपके जो आर्ट वर्क्स हैं उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं दिखती, उनमें वो फ्लो नहीं दिखता। एंड अगर आप ट्राई भी करते हो तो बाकी एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो वर्क करते हैं उनके आर्ट वर्क्स को जब आप कॉपी करने का ट्राई करते हो तो वहाँ पे आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्रोसेस एंड ऑल्सो व्हाट्स द एग्जैक्ट प्रोसेस। ये पता होने के बाद भी बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट की मिस्टेक करते हैं कि वो सिर्फ कुछ टाइम स्टिल लाइफ को देते हैं एंड वो भी इस तरीके से देते हैं कि उनको प्रोसेस पता है, उनको सब पता है, बट वो उतना ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे एंड वो बहुत जल्दी चीज़ों को कंप्लीट कर देते हैं एंड आफ्टर दैट वो जंप कर लेते हैं एंड अपने फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर चले जाते हैं। एंड फिर वो ये सोचते हैं कि स्टिल लाइफ पे हमने वर्क किया एंड वो सिंपल था, हमने तो कर लिया, बट उसके बाद भी हमारा जो मेन आर्ट वर्क से पोर्ट्रेट्स वगैरह अगर वो बना रहे हैं तो वो अच्छे क्यों नहीं बन रहे। बट द थिंग इज़ कि कोई भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो उसमें आपको लाइंस, शेप्स ये देखने को मिलेगी, तो रैंडम शेप्स को आप डायरेक्टली अगर अप्रोच करते हो तो वहाँ पे प्रपोर्शंस बिगड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। एंड द व्हाट्स द एग्जैक्ट प्रोसेस, सिंप्लीफिकेशन मेथड, यानी कि लाइंस की फॉर्म में आपको स्टार्ट करना है। सो लाइंस की फॉर्म में आप स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी लाइंस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए एंड लाइंस की क्वालिटी अच्छी करने के लिए ही हम ड्राइंग एक्सरसाइजेस को करते हैं एंड स्टार्टिंग में स्टिल लाइफ को लेते हैं। इसीलिए स्टार्ट विथ सिंपल सब्जेक्ट। स्टिल लाइफ जो है उसमें आपको इजी लाइंस ज़्यादा देखने को मिलती है, कर्व्स, शेप्स सिंपल वाले देखने को मिलते हैं, रैंडम नहीं मिलते हैं। सो आप इजीली उनमें लाइंस एंड शेप्स की स्टडी कर पाते हो एंड वो बेस है तो वहाँ पे आपकी लाइंस एंड शेप्स पे ज़्यादा उसका फोकस आएगा, प्रपोर्शंस को ठीक करने पे ज़्यादा फोकस आएगा, प्रोसेस को आप अच्छे से उस पर स्टडी कर पाओगे। एंड ऑल्सो रेफरेंस को चूज़ करना, तो आपको रेफरेंस चूज़ करने टाइम ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि अगर आप स्टिल लाइफ भी ले रहे हो सो स्टिल लाइफ लेते वक्त आप ये देखो कि उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, वो सिंपल ऑब्जेक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर यहाँ पे हम बिल्कुल बिगिनर स्टेज पर हैं, सो एक साइड बॉटल है एंड एक साइड टी मग है। सो आप देख सकते हो कि बॉटल जो होगी वो स्ट्रेट दिख रही है एंड ईजीली आप उसको फ्रंट वाले एंगल से जब आप उसको देख रहे हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ लाइंस दिख रही हैं। सो आपका जो मेन फोकस है वो लाइंस पर ही रहेगा एंड डिटेल्स को आप इजीली इग्नोर कर पाओगे। एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट इज़ मग। सो मग स्टार्टिंग में अगर आप उसको बना रहे हो एंड आपको प्रोसेस का नहीं पता तो वहाँ पे आप उसको डायरेक्टली कर्व्स के फॉर्म में अप्रोच करोगे एंड वहाँ पे वो कर्व्स बिगड़ जाएंगे बिकॉज आपको नहीं पता कि प्रोपोर्शंस को कैसे जज करना है, राइट। सो वहाँ पे आपको सिंपल रेफरेंस पहले चूज़ करना है, लाइक बॉटल, स्ट्रेट ऑब्जेक्ट जहाँ पे आपको एक फ्रंट एंगल मिल पा रहा है एंड इसीलिए लाइंस मिल पा रही है एंड उसको आप कंपेयर कर पा रहे हो। जो बहुत ज़्यादा कर्व्स में, रैंडम शेप्स में है, बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड है, वैसे वाले ऑब्जेक्ट आपको अभी के लिए इग्नोर करने होते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट विथ लेस एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स, व्हाट्स द एलिमेंट्स? एलिमेंट्स मीन्स ऑब्जेक्ट्स। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हो तो एक रेफरेंस के अंदर कितने एलिमेंट हैं, लाइक अगर आप एक बॉटल ले रहे हो, एक मग ले रहे हो, कुछ फ्रूट्स ले रहे हो, तो उनको हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट विथ लेस एलिमेंट्स। स्टार्टिंग में आपको सिंगल एलिमेंट से स्टार्ट करना होता है, यानी कि वन एलिमेंट से, एंड फिर ग्रेजुअली आप टाइम के साथ अपने एलिमेंट को प्लस कर सकते हो। क्योंकि जब आप सिंगल एलिमेंट लेते हो तो आपका सारा फोकस ओवरऑल उस एलिमेंट के प्रपोर्शन को जज करने में लगा रहता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट्स लेते हो तो वहाँ पे आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, यानी कि पर एलिमेंट की लेंथ एंड विड्थ, एंड उसके साथ में आपको उसके पास वाले ऑब्जेक्ट के साथ में वो कंपैरिजन में कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसकी क्या विड्थ है, क्या लेंथ है, एंड कितनी दूर, कितने डिस्टेंस पे वो बना हुआ है। सो लाइक उसका प्लेस कहाँ पर है, कंपोजिशन क्या है, सो वो चीज़ें भी आपको वहाँ पे देखनी पड़ती है। सो स्टार्टिंग में आपको अगर इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है एंड आप इतना ज़्यादा ना सोचते हुए सिंगल एलिमेंट पे पहले स्टडी करते हैं, पहले उसकी लेंथ, विड्थ, इसको अप्रोच करते हैं, उसका ओवरऑल मेज़रमेंट समझते हैं, एंड आफ्टर दैट जब आपने एक एक एलिमेंट की स्टडी अच्छे से की है तो आप जब 2 और 3 एलिमेंट्स पे भी अप्रोच करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप सिर्फ कंपैरिजन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, लाइक आपकी लाइंस एंड शेप्स उनका फ्लो अच्छा है एंड आप लेंथ एंड विड्थ को भी कंपेयर अच्छे से कर पा रहे हो, तो वहाँ पे उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को एंड सिर्फ पार्ट्स को कंपेयर करके आप कंपोजिशन, यानी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, वो आप इजीली देख पाते हो, मेज़र कर पाते हो। लेस एलिमेंट प्लस सिंपल सब्जेक्ट। नंबर 3, यूज़ प्रिंट आउट इंस्टेड ऑफ फोन। ऑलमोस्ट ऑल बिगिनर आर्टिस्ट डज द सेम मिस्टेक। स्टार्टिंग में ही उन्होंने प्रिंट आउट से स्टडी नहीं की एंड डायरेक्टली फ़ोन के थ्रू वो रेफरेंस को ओपन कर रहे हैं एंड फिर उसके बाद जूम आउट जूम इन करके उससे स्टडी कर रहे हैं। ये सेम मिस्टेक आपको नहीं करनी है। स्टार्टिंग में हमें रेफरेंस को प्रिंट आउट्स के फॉर्म में लेना होता है, ना कि फ़ोन में, क्योंकि फ़ोन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है एंड रेफरेंस का साइज़ जो इजीली हमें अवेलेबल होता है प्रिंट आउट्स के फॉर्म में, वहाँ पे अगर हम प्रिंट आउट्स लेते हैं तो A4 साइज़ में हमें वो अवेलेबल हो जाता है। एंड हमारा जो आर्ट वर्क है, हमारा जो पेपर है जिस पर भी हम हमारा स्केच बनाते हैं या स्टडी करते हैं, वो भी नॉर्मल A4 साइज़ या फिर A3 साइज़ में अवेलेबल होता है एंड ज़्यादातर मैक्सिमम आर्टिस्ट उसे ही यूज़ करते हैं। सो अगर आप सेम साइज पे रख के पहले स्टडी करते हो, लाइक 6 सेंटीमीटर का आपका रेफरेंस है, तो आपको सेम साइड बाय साइड रखकर रेफरेंस को, प्रिंट आउट को साइड में रखने से स्टडी करने में, प्रोपोर्शंस को जज करने में इजी रहता है। जब आप सेम साइज का रेफरेंस लोगे एंड आपका आर्टवर्क सेम साइज का होगा। एंड द थिंग इज, स्टडी के लिए आपको वर्टिकल सेटअप यूज़ करना होता है, ना कि हॉरिजॉन्टल सेटअप। एंड हॉरिजॉन्टल सेटअप भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपका जो रेफरेंस यानी कि प्रिंट आउट है वो आपके आर्टवर्क के जस्ट पास रहेगा। सो ईजीली आप पेंसिल मेजरमेंट यानी कंपैरेटिव मेजरमेंट का यूज़ करके अपने प्रपोर्शंस को चेक कर सकते हो। अब अगर आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, सो फ़ोन में आपको कंपैरेटिव मेजरमेंट यानी कि पेंसिल मेजरमेंट का यूज़ करने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब भी आप ऐसा करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी स्क्रीन ऑफ होगी एंड आपका जो आर्टवर्क है उसमें कंपैरिजन में मेजरमेंट्स में बिगड़ जाएगा या फिर कभी जूम आउट हो जाएगा, जूम इन हो जाएगा। सो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। सो स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर आर्टिस्ट आपको क्या लेना है, प्रिंट आउट्स लेने हैं। प्रिंट आउट इज द बेस्ट ऑप्शन। आफ्टर दैट यू विल गेट मोर एक्यूरेसी। नंबर 4, पिक्चर्स आर नॉट क्लिक्ड एट आई लेवल, यानी कि आप जो पिक्चर्स लेते हैं, आप जो रेफरेंस लेते हैं, वो आई लेवल पे क्लिक्ड नहीं होते हैं। रैंडमली कोई भी पिक्चर उठा के सिलेक्ट कर रहे हो और उसके थ्रू स्टडी करने लग जाते हो, सो ये मिस्टेक आप बिल्कुल मत करना। स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर आर्टिस्ट आपको जो भी रेफरेंस सिलेक्ट करने हैं वो आपको आई लेवल पे सिलेक्ट करने चाहिए। आई लेवल पे मतलब जब भी हम किसी भी पिक्चर को चूज़ कर रहे हैं, सो उसका फ्रंट एंगल ही हमें दिखना चाहिए, उसका अपर एंगल या फिर साइड एंगल या फिर लोअर एंगल नहीं दिखना चाहिए। अब वो आप कैसे समझोगे?
फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ टेप। अब जब मैंने कैमरे के सामने इसे फ्रंट एंगल में रखा है, यानी कि अब आपको इसका अपर साइड एंड लोअर साइड नहीं दिख रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड आई लेवल। जो भी पिक्चर आप सिलेक्ट करते हो, जो भी रेफरेंस आप सिलेक्ट करते हो, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है कि उसका जो पिक्चर है वो पिक्चर किसी दूसरे एंगल से नहीं लिया गया हो, वो फ्रंट एंगल से लिया गया हो। लाइक दैट कि अगर मैं इसको थोड़ा अपर साइड से ले रही हूँ, अपर एंगल से ले रही हूँ, ऊपर से ले रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे ऊपर वाला साइड ज़्यादा दिखेगा एंड नीचे वाला साइड कम होता चला जाएगा। सो इन दिस केस जब भी आप रेफरेंस सिलेक्ट कर रहे हो एंड आप उसको स्टडी कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली ओवल को अप्रोच करना पड़ेगा, सर्कल शेप्स को अप्रोच करना पड़ेगा एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रपोर्शंस बिगड़ जाते हैं। या फिर अगर आप इसको लोअर साइड से यानी कि नीचे से भी लेते हो, तो आपको नीचे भी एक ओवल या सर्कल देखने को मिल जाता है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चांसेस है प्रोपोर्शंस के बिगड़ने के। सो स्टार्टिंग में आपको फ्रंट एंगल वाले आई लेवल पे पिक्चर्स लेने हैं। अगर आप लाइव स्टडी भी करते हो तो वहाँ पे भी आपको फ्रंट एंगल वाले पिक्चर्स लेने हैं, यानी कि आपके आई लेवल पे ही आपको रेफरेंस रखने होते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ सेल्फ क्लिक पिक्चर्स, जहाँ पे आप खुद से भी प्लेस करके अपने एलिमेंट्स रख के स्पेशली वहाँ पे भी आई लेवल पे रख के अपने पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हो। एंड ऑल्सो लॉन्ग हाई स्टडी के लिए आप उन्हें भी यूज़ ले सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ रेफरेंस फॉर स्केचिंग एंड शॉर्ट हाई स्टडी। नंबर 5th, process. What's the exact process of drawing? As a beginner artist, simplification process is the best process. As an artist does the same mistake, they start the artwork with wrong process. यानी कि स्टार्टिंग में वो जब भी कोई आर्टवर्क स्टार्ट करते हैं, सो डिटेलिंग वाले पार्ट से स्टार्ट कर देते हैं एंड ओवरऑल प्रोसेस, ओवरऑल पिक्चर को कंपेयर नहीं कर पाते एंड उससे ओवरऑल प्रोपोर्शंस बिगड़ जाते हैं। लाइक अगर आप कोई पोर्ट्रेट स्टडी कर रहे हो या कोई पोर्ट्रेट बना रहे हो, सो डिटेलिंग वाला पार्ट कौन सा होता है? उसकी आईज, उसके ईयर्स, उसका जो भी फेशियल एक्सप्रेशन वाला पार्ट है वो उसके डिटेल्स में आता है। सो स्टार्टिंग में उसका फेस का जो लेंथ है, विड्थ है एंड बेसिक प्लेसमेंट्स वाला जो एरिया है वो हम अगर पहले प्लेस नहीं करते हैं, सो उस केस में अगर आप किसी अपर पार्ट, किसी लोअर पार्ट या किसी बीच वाले पार्ट से स्टार्ट कर देते हो, तो वहाँ पे पूरे प्रोपोर्शंस बिगड़ जाते हैं। So start with simplification method. What is the simplification method? Simplification method के ऊपर पूरा वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। सो आप वहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हो एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना। एंड ऑल्सो सिंप्लीफिकेशन मेथड होता क्या है? स्टार्ट विथ लाइंस। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को, ओवरऑल पिक्चर को लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, उसकी लेंथ एंड विड्थ को लाइंस के फॉर्म में मेजर करते हो एंड प्लेसमेंट्स देते हो पहले, एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप उसमें एंगल्स को ऐड करते जाते हो। लास्ट स्टेज में आप उसमें कर्व्स, सर्कल्स, शेप वो सब ऐड करते हो एंड डिटेल्स वाला पार्ट आप लास्ट में स्केच करते हो या स्टडी करते हो। सो उसे सिंप्लीफिकेशन मेथड हम कहते हैं। नंबर 6th, Don't use someone's painting or someone's artwork for practice. आप कोई रेफरेंस ले रहे हो, चूज़ कर रहे हो स्टडी के लिए, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके प्रोपोर्शंस बिगड़ जाएंगे एंड आप अपनी मिस्टेक्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज एट द बिगिनिंग स्टेज आप किसी और के रेफरेंस यानी किसी और के आर्टवर्क्स में मिस्टेक्स नहीं देख पाओगे। सो स्टार्टिंग में जब भी आप रेफरेंस ले रहे हो, तो किसी और का आर्टवर्क लेने से अच्छा है कि आप रियल इमेजेस का यूज़ करें, रियल क्लिक्ड पिक्चर्स का ही यूज़ करें। किसी और का आर्टवर्क अगर आप ले रहे हैं, सो आपको नहीं पता है कि उसने किस गोल के अकॉर्डिंग वो स्टडी की थी। हो सकता है कि उसने अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस किए हो सकता है कि उसके प्रोपोर्शंस मिस्टेक हो एंड हो सकता है कि उसने उसमें सारी चीज़ें ऐड नहीं की हो, कुछ चेंजेस रख दी हो। सो किसी और का आर्टवर्क लेकर उसको कॉपी करने से बेटर है आप रियल इमेजेस का यूज़ लें, रियल इमेजेस क्लिक करें कि कंपोजिशन आपको पता लगता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रख सकते हैं, किसका क्या प्रोपोर्शन होगा। सो वहाँ पे भी आपकी आई स्ट्रेंड होती है एंड नई नई चीज़ें आपको देखने से आपको पता लग पाता है कि क्या किस चीज़ से कैसे कंपेयर करना है एंड क्या प्रोसेस हो सकता है। सो वहाँ पे आपको सेल्फ क्लिक पिक्चर ही यूज़ करनी है, किसी और का आर्टवर्क या रैंडमली किसी भी रेफरेंस को उठाकर उसको कॉपी नहीं करना है। एंड यू कैन टेक रियल इमेजेस फ्रॉम इंटरनेट। नंबर 7, डू लॉन्ग हार स्टडी इन योर रेगुलर शेड्यूल।
मैं आप सबके लिए एक फ्री ई बुक लाई हूँ। इस सेशन के एंड में, यानी कि इस सेशन को एंड तक जो भी देख रहा था वो कमेंट में ई बुक टाइप कर देना अगर आपको वो ई बुक चाहिए। सो ई बुक के अंदर मैंने स्टिल लाइफ से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। सो वहाँ पे जाके आप उस ई बुक को चेक कर सकते हो। एंड जब आप कमेंट में ई बुक लिखोगे, सो फर्स्ट 10 व्यूवर्स के लिए वो ई बुक फ्री है। एंड वहाँ पे मैं आपको लिंक शेयर कर लूँगी पर्सनली, तो वहाँ से जाके आप बुक को चेक कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो एंड अभी से ही स्टिल लाइफ पर स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आप लॉन्ग हार्ड स्टडी करते हैं या नहीं, या फिर अगर आप लॉन्ग हार्ड स्टडी करते हैं तो किस प्रोसेस का आप यूज़ करते हैं। इस लॉन्ग हार्ड स्टडी, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ पे जाके आप उस पूरे लेसन को चेक कर सकते हैं। सो लॉन्ग हार्ड स्टडी यानी कि जब भी आप किसी रेफरेंस को प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाते हो एंड उस ऑब्जेक्ट के प्रपोर्शंस को प्रॉपरली समझते हो एंड वहाँ पे आपका मेन गोल उस आर्टवर्क को कंप्लीट करना नहीं होता, बेसिक चीज़ों को समझना होता है, बेसिक प्रोसेस को समझना होता है एंड वहाँ पे आप किसी लिमिटेड टाइम के अंदर उस आर्टवर्क को कंप्लीट नहीं करते हो। यानी कि आपको रेगुलर बेस पे एज अ बिगिनर आर्टिस्ट पार्टिकुलर सब्जेक्ट की लॉन्ग हार्ड स्टडी करनी चाहिए। सिंगल एलिमेंट से स्टार्ट करते हुए आप अलग अलग रेफरेंस को भी ले सकते हो। जब आप लॉन्ग हार्ड स्टडी करते हो तो एक पूरे आर्टवर्क के प्रपोर्शंस को आप जज करते हो एंड लॉन्ग हार्ड स्टडी में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लंबे टाइम तक करते हैं। लाइक आपने एक स्टेप यानी कि प्लेसमेंट वाली जो स्टेज है उसको कंप्लीट किया, तो उसके बाद आप थोड़ा सा गैप देके नेक्स्ट डे उसको दोबारा से जब आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको अपनी मिस्टेक्स दिखेगी। सो आप जो रेगुलर बेस पे जो भी एक्सरसाइजेस करते हो वो लॉन्ग हार्ड स्टडी पे इम्प्लीमेंट करते हो एंड उससे आपके प्रपोर्शन सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो वहाँ पे आपका मेन मोटिव ये नहीं है कि आपको उस आर्टवर्क को कंप्लीट करना है, वहाँ पे मेन मोटिव ये रहता है कि आप उस आर्टवर्क को स्टडी कर रहे हो, उसको समझ के कर रहे हो, उसके प्रपोर्शंस को स्टडी कर रहे हो कि अगर कोई बर्ड ऐसा दिखता है तो उसके प्रपोर्शंस क्या हैं, उसमें कौन सी शेप्स का इम्प्लीमेंट हो रहा है। एंड लॉन्ग हार्ड स्टडी में एटलीस्ट आपको रेगुलरली 2 to 3 आवर्स देने होते हैं। स्टार्टिंग में आप 1 or 2 आवर्स भी अगर आप देते हो तो भी आपको एक इमेज को कंप्लीट करने में एटलीस्ट 3 to 4 डेज लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप वर्क कर रहे हो। एंड स्टेज 1 को आप ज़्यादा टाइम दोगे, प्लेसमेंट वाले एरिया को ज़्यादा टाइम दोगे, बिकॉज आफ्टर दैट जब आप इसमें स्मॉल एंगल सेट कर देते हो तो वहाँ पे आपको उसके सही करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आप प्लेसमेंट वाली स्टेज पे ज़्यादा फोकस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड टैप a bell icon for upcoming art lessons or art videos. 6377956217. This is my WhatsApp number. Save this number for future updates so that you will get updates in future for upcoming live sessions. And also मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम लोग 15 डेज स्केचिंग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं एंड वहाँ पे मेरे साथ में बहुत सारे आर्टिस्ट एक साथ वर्क करते हैं एंड ऑल्सो मैं वीकली लाइव सेशंस भी लेती हूँ। तो अगर आपको वो लाइव सेशंस अटेंड करने हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नेम लिख के एंड हाई लिख के सेंड कर दीजिए।